अब अजीब बात देखिए यहाँ पर यह है कि यूएसए ने इन पर पहले से ही सैंक्शंस लगा रखे हैं। जैसे आपको पता होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पावर में आए और ये पीएम बने, उससे पहले यूएसए में इनकी एंट्री बैन थी, इन पर भी सैंक्शंस यूएस ने लगा रखे थे। बाद में जब ये पीएम बन गए, सैंक्शंस अपने आप में आप कह सकते हैं रिमूव हो गए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि इन पर भी जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सैंक्शन लगाए थे 2019 में, क्या यूएस इन पर भी सैंक्शंस हटाएगा फिर से, या फिर ये कहेंगे कि नहीं इन पर सैंक्शंस बने रहेंगे, बाकी और जगह हम यहाँ पर बात करते हैं ना, डिस्कस करते हैं ये सब। पहली बात ये समझ लो कि ईरान में हाल ही में हुआ क्या है और इब्राहिम रईसी किसको रिप्लेस करेंगे। इब्राहिम रईसी अभी के लिए है प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ ईरान। बहुत जल्द इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद ये बन जाएंगे न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ये रिप्लेस करेंगे हसन रूहानी को। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो चेहरा है, ये इन द फ्यूचर ईरान को रिप्रेजेंट करता हुआ आपको नहीं दिखेगा ऑन वर्ल्ड स्टेज। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा ठीक है, तो इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट कैसे बने, क्या कोई चुनाव इन्होंने जीता है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल चुनाव हुआ, ईरान में इलेक्शंस हुए और यहाँ पर जीत हुई इब्राहिम रईसी की। अब यहाँ पे आप पूछोगे वेट, ईरान डिक्टेटरशिप नहीं था, ये एक डेमोक्रेसी है। तो देखिए हाँ बिल्कुल, ये खुद को डेमोक्रेसी कहते हैं। हालांकि यूएस कहता है कि इनके इलेक्शंस में धांधली होती है और एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ लोग हैं जो काफ़ी रिलीजियस हैं, वो ही पावर अपने पास रखते हैं। मगर ईरान खुद को कहता है कि वो एक बहुत ही फेयर डेमोक्रेसी है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये देखो कि ईरान में सबसे पावरफुल जो पोजीशन है ये प्रेसिडेंट की नहीं है। ईरान में प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक पोस्ट होती है और वो पोस्ट है सुप्रीम लीडर की। जो सुप्रीम लीडर है उसका इलेक्शन होता नहीं है और जो सुप्रीम लीडर है ये बैठता है सीधा प्रेसिडेंट के ऊपर। अभी के लिए ईरान के जो सुप्रीम लीडर है ये है अली खमेनी, ये है सेकंड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। इनसे पहले जो फर्स्ट सुप्रीम लीडर थे ऑफ ईरान वो बने थे ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद आयतोल्ला खमेनी। नाउ ईरान का जो बेसिक पावर स्ट्रक्चर है ये समझने के बाद एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन सामने आता है कि यूएसए ने किस टाइप के सैंक्शंस इब्राहिम रईसी पे लगा रखे हैं और इसका रीज़न क्या है। ज़्यादातर हम सुनते हैं कि यूएसए अगर नॉर्थ कोरिया या फिर ईरान पे सैंक्शंस लगाता है तो इसका सिंपल और प्राइमरी रीज़न होता है न्यूक्लियर वेपन्स। यूएस कैसे भी करके ये चाहता है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार ना आए। तो देखो वो जो सैंक्शंस हैं वो है कंप्लीटली डिफरेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने जब 2019 में यहाँ पर इब्राहिम रईसी पे सैंक्शंस इंपोज किए थे तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं था ईरान के न्यूक्लियर वेपन से। यहाँ पर रीज़न यूएसए के हिसाब से ये था कि इब्राहिम रईसी सिंस एक जज थे, ईरान के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो इन्होंने जो अजीबोगरीब फैसले सुनाए हैं, कई बार ऐसे लोगों को सज़ा दी है जिनकी उम्र 18-16 साल से भी कम थी, मौत की सज़ा दी है उन लोगों को। तो ये जो इनके निर्णय थे ये देखते हुए यूएसए ने कहा है कि हम इस व्यक्ति पे लगाएंगे सैंक्शंस और इन पर सैंक्शन लगे थे अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13876। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की समरी। यहाँ पे लिखा है इब्राहिम राइसी, इनके अलावा कई और लोगों को भी सैंक्शन लगाए गए थे। और मेन जो सैंक्शंस यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी इनका पैसा यूएसए में पड़ा है तो ये हो गया फ्रीज, ये यूएसए में एंट्री नहीं कर सकते। इनके साथ कोई भी अमेरिकन सिटीजन अगर ट्रांजैक्शन करता हुआ पाया गया, इनको पैसा भेजता हुआ पाया गया, तो उस अमेरिकन सिटीजन के अगेंस्ट केस होगा और केस करेगी यूएसए की फेडरल गवर्नमेंट, मतलब कि केंद्र सरकार। तो इस टाइप के सैंक्शंस इन पे लगाए गए थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये लोग ये सैंक्शंस हटाएंगे या फिर नहीं। वैसे देखो यूएसए की आदत सी बन गई है, पहले सैंक्शन लगाते हैं फिर खुद की बेइज्जती करवाते हैं, फिर ये सैंक्शंस रिमूव भी करने होते हैं इनको। तो जो 2014 में हुआ था फिर से यहाँ पे 2021 में हो रहा है ना। यहाँ पे हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन आए, वेट इब्राहिम रईसी एक जज थे, एक जज अचानक से इलेक्शन जीत गए ईरान में, ये कैसे हो गया? देखो इनका जो कैंपेन था वो था सिंगल मुद्दे पर, एंटी करप्शन। इनकी जो इमेज है ईरान में ये है कि बहुत ज़्यादा ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, राष्ट्रवादी हैं। और जब ये जज भी थे तो करप्शन के केसेस में जो भी आदमी गिल्टी पाया गया उसको काफ़ी कड़ी सजा ये सुनाते थे। तो ईरान देखो आज के समय एक ऐसा देश है जो करप्शन से स्ट्रगल कर रहा है। आप जान के हैरान होंगे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से ईरान में जो करप्शन है ये भारत से भी बदतर है, पाकिस्तान से भी बदतर है, इवन रशिया से भी बदतर है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट से। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मैप और ये यहाँ पे है ईरान। ईरान की यहाँ पर रैंक है ओवरऑल 149।
इंडिया की रैंक 2020 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में थी 86। पाकिस्तान की यहाँ पर रैंक है 124। इवन रशिया की भी यहाँ पर रैंक है 129। तो ईरान में देखो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो देखो सैंक्शंस ने इनकी अर्थव्यवस्था वैसे ही बर्बाद कर दी है, उसके बाद जो कुछ यहाँ पे पब्लिक के पास पैसा बचा है वो यहाँ पर लूट रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, करप्शन करके। तो इब्राहिम रईसी ने यहाँ पर ये कहा है कि मैं करप्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। इनका जो मेन नारा था इलेक्शन में वो ये था कि ये बनाएंगे एक करप्शन फ्री ईरान। ये बात देखो सबको पसंद आती है आज के समय, एक राष्ट्रवादी आदमी करप्शन के अगेंस्ट लड़ेगा। अब बाकी ये ग्राउंड लेवल पे क्या करते हैं क्या नहीं करते वो देखना होगा ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इंडिया पर इनका इम्पैक्ट क्या होगा। पहली बात तो ये जान लो कि हमारे लिए आज के समय सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जल्द से जल्द यूएस ईरान से सैंक्शंस हटा दे और उसके बाद ईरान क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर पाए भारत को। ये जितनी जल्दी होता है उतना बढ़िया है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम ओवरऑल आप अगर देखो तो लगातार राइज कर रहे हैं। जिस दिन यूएसए ने ईरान से सैंक्शंस हटा दिए, पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्रूड ऑयल काफ़ी हद तक क्रैश भी कर जाएगा, पता नहीं कितना, मगर डेफिनेटली जो इसके प्राइसेस हैं हो सकता है कि इसमें आपको काफ़ी गिरावट भी दिखे। ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा होगा, हम सस्ते रेट पर क्रूड परचेज कर पाएंगे फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। नाउ क्या यूएस ईरान पर सैंक्शंस हटाएगा अंडर न्यू प्रेसिडेंट, ये देखना होगा। पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट पे सैंक्शंस लगा रखे हैं वो हटाने पड़ेंगे, और ये सब करना भी आसान होगा नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, आप जान के हैरान होंगे मगर यूएसए और ईरान के कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। जी हाँ, 1980 से कोई ईरान का एम्बेसडर नहीं है यूएसए में, कोई यूएसए का आपको एम्बेसडर नहीं मिलेगा ईरान में। अच्छा, ईरान फिर यूएसए को बात कैसे पहुंचाता है गवर्नमेंट लेवल पर? तो ईरान पहले चिट्ठी भेजता है पाकिस्तान के दूतावास को, पाकिस्तान का जो दूतावास है इन यूएसए फिर वो चिट्ठी पहुंचाता है व्हाइट हाउस को। इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। यूएस को अगर कोई बात पहुंचानी होती है ईरान को, तो जो स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है इन ईरान, यहाँ पर ये भेजते हैं चिट्ठी या फिर फैक्स या जो भी ईमेल भेजना है यहाँ पे भेजते हैं, और फिर फॉर्मली यहाँ पे स्विट्जरलैंड फॉरवर्ड करता है ये ईमेल टू ईरान। तो इस तरीके से दोनों देश बात करते हैं। सो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट से कैसे बातचीत करेंगे। दूसरा देखो, भारत का एक इंटरेस्ट है फरजाद बी गैस फील्ड के बारे में। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, आपको पता होगा। फरजाद बी गैस फील्ड ये आपको मिलेगी पर्शियन गल्फ में, यहाँ पर नेचुरल गैस है, ये पता लगाया ओएनजीसी विदेश ने, भारत की सरकारी कंपनी। मगर जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर नेचुरल गैस है, ईरान यहाँ पे पलट गया और इंडिया को रिसेंटली इस डील से बाहर निकाल दिया। इंडिया को अभी भी उम्मीद ये है कि ईरान फिर से इंडिया को फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट का पार्ट बना देगा। ये हमारी सरकार ने ऑफिशियली कहा है कि ईरान चाहता है कि एक बार जो ये प्रोजेक्ट है ये खुद थोड़ा बहुत डेवलप कर दे, तो उसके बाद जो लेटर स्टेज है प्रोजेक्ट का उसमें ये इंडिया को फिर से इनवाइट करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, हम ये चाहेंगे कि जो नेचुरल गैस फील्ड हमारी सरकारी कंपनी ने खोजी हो वहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से काम भी कर पाएँ। तो ये देखना होगा कि इस पर्टिकुलर इशू को लेकर नए प्रेसिडेंट क्या निर्णय लेते हैं। क्या ये भारत को बाहर रखेंगे चाइना को खुश करने के लिए, या फिर चाइना को बैलेंस करने के लिए ये इंडिया को इस प्रोजेक्ट का पार्ट कैसे भी करके फिर से बनाएंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं क्वालिटी कोर्सेज। ये कोर्सेज आप देख पाएंगे फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, wherever you want। सिंपली यहाँ पे एग्जाम पे क्लिक करो, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, सीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। यहाँ पे देखो इस पूरे कोर्स में आपको लाइव क्विज भी मिलेगा, टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्री में। जो ओवरऑल जो ये कोर्स यहाँ पे लिखा है ना कि 12 महीने का है, ये सिर्फ 12 महीने का नहीं होगा, ये कोर्स आपके साथ रहेगा टिल मेंस, यूपीएससी मेंस ऑफ 2022। तो काफी काम का कोर्स है ये, आपको 2022 के प्रीलिम्स मेंस में भी इससे आपको हेल्प मिलेगी। सो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। पर मंथ आपको पड़ेगा ये 4125 रुपीज का, मगर ये प्राइस पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।